दोस्तों, स्वागत है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की इस वीडियो में। ठीक है। तो ये जो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की वीडियो का ये चौथा वीडियो है। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। इससे पहले हमने देखा था संविधान सभा। तो उसका गठन कैसे हुआ था, कितने दिनों में उसने संविधान को बना दिया था। ठीक है। कितने वाचन हुए थे। तो संविधान सभा ने संविधान को बना दिया है। अब हम देखते हैं कि संविधान जो बना है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है। तो इसके इससे पहले अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको आप जो है वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है। देख के जब आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या है। तो सबसे पहली विशेषता है भारतीय संविधान की कि सबसे लंबा संविधान है। सबसे लंबा, सबसे बड़ा संविधान है। सबसे लंबा और सबसे बड़ा होने का जो है कारण है, कई कारण है इसमें। जिसमें पहला कारण है इसमें कि हमारे देश की जो विविधता है बहुत ज्यादा है। क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है। तमाम तरह के लोग जो है निवास करते हैं, जिसमें भाषाएं विविधता है, धार्मिक विविधता है, जाति विविधता है, नस्ली विविधता है। तो सबके अधिकारों को देखते हुए सबका जो है सर्वांगीण विकास हो उसके लिए सारे प्रावधान जो है किए गए हैं। तो हर प्रावधान को लिखना, ठीक है, और उसको व्यवस्थित करना और उसको डिस्क्राइब करना, इससे जो है हमारा जो संविधान जो है काफी बड़ा हो गया है। तो सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसके जो है जिसमें 395 आर्टिकल हैं। भाग इसमें 22 भाग है और अनुसूचियां जो है इसमें 8 थी। जो मूल संविधान हमारा बना था उसमें अनुसूचियां 8 थी, भाग 22 था और आर्टिकल जो 395 आर्टिकल उसमें थे। ठीक है। अन्य भाग, तो भाग 22 तो ठीक है, इसके अलावा भी अन्य भाग जो है संविधान के संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं। तो वो कौन से हैं। तो भाग 4 का, जिसमें मूल कर्तव्य है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 को जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य। ठीक है। भाग 14 क में ट्रिब्यूनल से दिए हुए अधिकरण के बारे में बताया गया है। भाग 14 का ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अगला भाग जोड़ा गया 9 क जोड़ा गया, जो नगर पालिकाओं या 74वें संविधान संशोधन से संबंधित था। भाग 9 ख सहकारी समितियों से 97वां संविधान संशोधन 2011 में बना था। ठीक है। एक भाग 9 भी है, तो 9 भी 72वें संविधान संशोधन अधिनियम, सॉरी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसको जोड़ा गया था। तो उसको भी याद रखेंगे। तो ये जो है, ये तो हमारे भाग हैं। अब भागों के सब भाग भी यहाँ पे दिए हुए हैं और बताया गया है कब जो है ये जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा इस अधिकरण भी जोड़े गए थे। तो ये जो है इतना बड़ा है, इसी वजह से देखिए आर्टिकल 395 22 भाग में बटा हुआ है, अनुसूचियां 8 हैं। इससे पता चलता है कि कितना बड़ा हमारा जो है संविधान है। और इसके इतना विस्तृत होने का जो है मुख्य कारण है, भौगोलिक क्षेत्र हमारे यहाँ बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है। तो बहुत पुरानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसकी सारी संस्कृति को लेकर चलना है। ठीक है। सबके अधिकारों को बनाए रखना है। और कुछ भौगोलिक स्थिति बड़ी है, तो कुछ जो स्टेट ऐसे हैं जिनको हमको विशेष प्रावधान देना पड़ता है, विशेष क्षेत्र की तरह उनको ट्रीट करना पड़ता है और उनके लिए विशेष प्रावधान करने पड़ते हैं। तो कुछ विशेष राज्य जो हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उनके लिए कुछ विशेष जो है प्रावधान जो है संविधान में करना पड़ता है। तो सारा चीज लिखित है। तो लिखित है, इसीलिए बड़ा दस्तावेज जो है बन गया है धीरे धीरे। इसके अलावा बड़ा होने का जो वर्तमान में कारण है कि उसमें कई बार संशोधन हुए हैं। संशोधन के माध्यम से ढेर चीजें ऐड हुई हैं उसमें। ठीक है। तो हमारा जो संविधान है वो जीवंत भी है, क्योंकि वो जो है समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है। तो सबसे बड़ा होने का कारण, मुख्य कारण यही है। अगला है इसमें कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। तो एक जो इसकी विशेषता है कि वो विभिन्न स्रोतों से या विभिन्न देशों के संविधान को का अध्ययन करके कुछ कुछ भाग जो है उसका समाहित किया गया है, जो भारतीय दृष्टि से, भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में, भारतीय परंपरा के हिसाब से जो उचित बैठ रहा था, उन्हीं उन चीजों को एक्सेप्ट किया गया है अन्य देशों से। ठीक है। तो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है भारतीय संविधान।
कभी कभी मेंस में पूछता है कि क्या भारतीय संविधान उधार की थैली है, तो आपको मेंस में लिखना पड़ता है, तो उसके लिए बताना पड़ता है कि क्यों उधार की थैली हम कह रहे हैं। क्योंकि 1935 के अधिनियम से ढेर सारा जो है चीज ले लिया गया, और विभिन्न देशों के संविधानों से कई चीजें जो है ली गई हैं। इस वजह से उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे उधार का थैला है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आया था क्वेश्चन, मेंस में आता है, यूपीएससी में भी आया था और यूपीपीसीएस में भी आया था। जब मेंस के लिए देखेंगे तो उस तरह से अध्ययन कर लेंगे। अभी तो ये हम लोग प्रीलिम्स के लिए देख रहे हैं, और प्रीलिम्स और मेंस के लिए इसलिए बताते जा रहा हूँ ताकि आप जो है हॉलिस्टिक तैयारी कर सके। हम तो ये शॉर्ट नोट्स जो है बता देंगे, ठीक है। आप बुक से इसको देखते हुए अपना नोट्स और मेंस के लिए बना बना लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि अभी काफ़ी टफ समय है बीच में पीसीएस वाले, ठीक है। और हो सकेगा जब समय मिलेगा तो हम जो है मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी करवाएंगे इसमें, तो उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। तो कौन से स्रोत हैं भाई? तो आंतरिक स्रोत है और बाह्य स्रोत है। दो स्रोत इसमें दिखाया गया है, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत, ठीक है। तो आंतरिक स्रोत में क्या है? आंतरिक स्रोत में देखेंगे तो भारत शासन अधिनियम, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 है, 1935। उससे क्या हमने लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है न्यायपालिका, अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति, कैग, ठीक है। यूपीएससी मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को लिया गया है, और आपात के उपबंध जो लिए गए हैं आपके 352, 356, 360, वो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। तो इस बात को विशेष तौर पे हम ध्यान रखेंगे। और बाह्य स्रोत से कैसे लिया गया है? बाह्य स्रोत जैसे कई देशों के संविधान का अध्ययन करके, ठीक है, लगभग 60 देशों के संविधान का जो है अध्ययन किया गया, और जो हमारे देश की रीति रिवाज, परंपरा और हमारे देश की जो जनता है उनके अनुसार जो चीज बैठा है, जो प्रावधान बैठे हैं, उनको हमने चेंज करके समाहित कर लिया है अपने संविधान में। तो बाह्य स्रोत से पहला देश ब्रिटेन है, ब्रिटेन से ढेर सारा चीज लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से ढेर सारा चीज लिया गया है। यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका से काफी चीजें ली गई हैं। इसके भी संविधान से कई प्रावधान लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। उसी तरीके से आयरलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी के जो बाइमर जो संविधान है उससे भी लिया गया है, जापान से, और यूएसएसआर मतलब रूस से। उस समय यूएसएसआर था, तो रूस से भी कई चीजें ली गई हैं। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बारे में जो है किस देश से क्या लिया गया है, डिटेल में इसका अध्ययन हम लोग करेंगे एक दूसरे वीडियो में। अभी तो शॉर्ट में देख रहे हैं कि हमारा जो संविधान है उसकी विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता हमने देखा था कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, बहुत विस्तृत रूप से बड़ा है, ठीक है। दूसरा हमने देखा था कि कई स्रोतों से लिया गया है इसको, ठीक है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। तो उसके बारे में हमने देखा कि आंतरिक स्रोत है और बाह्य स्रोत है। आंतरिक स्रोत में हमने भारत शासन अधिनियम 1935 जो 1935 में आया था, उससे जो है ढेर सारा चीज लिया गया, जिसमें न्यायपालिका अध्यादेश, कैग, यूपीएससी और आपात का उपबंध जो है उससे लिया गया है। इसके अलावा जो है बाह्य स्रोत से कई देशों से लिया गया है जिनको हमने देखा, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट है विशेषता में, दूसरा नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी है और इनफ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जब चाहे तब आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, और जब चाहे तब संशोधन नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों है, न बहुत ज्यादा कठोर है न बहुत ज्यादा सरल है, ठीक है। तो इसमें है इस तरीके से बनाया गया है कि बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है और बहुत ज्यादा सरल भी नहीं है, तो बीच वाला है। उसमें थोड़ा सा बदलाव भी कर सकते हैं, मगर इतना भी नहीं बदलाव कर सकते कि उसका पूरा जो है स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, ठीक है। तो वही नम्यता एवं अनम्यता का जो मिश्रण है इसमें। तो भारतीय संविधान न ही लचीला है और न ही कठोर है, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम? तो संविधान में जो बदलाव लाना है वो आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में संशोधन पहला था कि विशेष बहुमत मतलब मत देने और उपस्थित सदस्यों का, जो उपस्थित सदस्य हैं और जो मत दे रहे हैं उनके 2/3 बहुमत से कोई अगर प्रस्ताव पारित होता है तो उसको हम कहते हैं विशेष बहुमत।
इसके अलावा भी विशेष बहुमत प्लस आधा राज्य की जो राज्य विधानसभा के बारे से पूछना पड़ता है हमको, ठीक है। तो ये काफी कठिन हो जाता है। विशेष बहुमत तो मान ली ठीक है, विशेष बहुमत प्लस आधा जो राज्य विधानसभा से पूछने वाली जो बात होती है, जैसे जीएसटी को पास किया गया था, जीएसटी अधिनियम को पारित किया गया था, तो विशेष बहुमत से प्लस आधे राज्यों से पूछा गया था, उनकी विधानसभाओं से उसको पास करवाया गया था, तब जाके जीएसटी को लागू किया गया था। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं काफी जो है कठोर होती हैं और काफी जो है प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। ये इतनी आसानी से नहीं हो पाती है, तो बहुत ज्यादा सरल नहीं है, बहुत ना ही बहुत अधिक लचीला है, तो लचीला नहीं है भाई, क्योंकि विशेष बहुमत के से ही हम जो है संशोधन कर सकते हैं, और ना ही बहुत कठोर है। नहीं बहुत कठोर का मतलब क्या है, कुछ जो है कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत से भी कुछ प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है, ये इसमें बात कही गई है। तो यही कारण है कि अगर जिसको साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है तो उसको कह सकते हैं कि लचीला है, ठीक है। जिसको विशेष बहुमत से अगर पारित करते हैं तो उसको कहा जा सकता है कि वो कठोर है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भारतीय संविधान है ना भी लचीला है ना ही बहुत कठोर है, तो मध्य वाला है, ठीक है। क्योंकि जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दो तरीके से है, एक जो है काफी लंबा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें विशेष बहुमत मत उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 भाग से कोई प्रस्ताव पास होना पड़ेगा, और आधे राज्यों से पूछना पड़ेगा, जो काफी टाइम टेकिंग है, और आधे राज्यों को मनाना इतनी आसान बात नहीं है, ठीक है। दूसरा है कुछ साधारण बहुमत से संशोधन होते हैं संविधान में, तो इसलिए कह सकते हैं कि नम्य है और अनम्य भी है। अगला है इसमें, अगली विशेषता क्या है, एकल नागरिकता है। एक ही नागरिकता है, यूएसए में दो नागरिकता है, एक तो यूएस के नागरिक होंगे और उसके किस राज्य से आप निवास करते हैं उसकी भी एक नागरिकता का कार्ड जो है आपको मिलता है। मगर भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, भाग 2 से आर्टिकल 5 से 11 तक जो है वर्णित किया है एकल नागरिकता या नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता के बारे में संविधान बहुत ज्यादा नहीं बोलता है, वो कहता है कि देश की संसद जो है वो नागरिकता के बारे में खुद प्रावधान कर सकती है कि हम किसी व्यक्ति को नागरिकता कैसे देंगे, उसे नागरिकता हम कैसे छीनेंगे। तो उसका जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 को पारित किया गया, उसमें जो है नागरिकता पाने के जो है तरीके बताया गया है। एक जन्म द्वारा कि आप भारत में जन्म हुआ हो आपका, एक वंशाक्रम, वंश क्रम मतलब वंश जो है आपका, जो आपके पूर्वज जो हैं भारतीय रहे हो, उस हिसाब से मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन द्वारा आपको मिल सकता है, या किसी भूभाग को इंडिया जो है जीत के अपने देश में समाहित कर लेता है, तो उस एरिया के जितने लोग जो होंगे, जो नई जमीन से उस जमीन पे जिस जमीन को जीता था भारत, जब वो अपना हमारे देश में समाहित होता है, तो उसके सारे जो व्यक्ति जो हैं, या सारे जो आदमी हैं उस पे, या मनुष्य हैं, वो सब जो है भारत के नागरिक हो जाते हैं। तो भूभाग जो है सम्मिलित सम्मलन से जो है नागरिकता ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग बस संविधान की विशेषता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगला इसमें सार्वभौमिक मताधिकार। तो सार्वभौमिक मताधिकार जो है पहले ही हम बताए थे कि हमारे जो देश के नेता थे उस समय के, वो लोग जो है जो आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें बहुत सारे अधिकारों की मांग कर रहे थे, और बार वो कह रहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ये अधिकार देंगे। तो उसकी जो है एक झलक ये भी है कि वो सार्वभौमिक मताधिकार चाहते थे। तो सार्वभौमिक मताधिकार मतलब भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक है, की आयु प्राप्त कर ली है, उसे जो है धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जाएगा। मतलब आपको पहले क्या था, पहले जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज में जब 1909 के आसपास का जो प्रावधान आया था उसका, मार्ले मिंटो सुधार, उन सब चीजों में ये प्रावधान था कि जो संपदा उनके पास होनी चाहिए, पैसा उनके पास होना चाहिए, कितने करोड़ पैसा, कितना वो टैक्स देता है, उस हिसाब से उसको वोटिंग राइट मिलता था। मगर जब देश आजाद हो गया, जब नागरिक, जब जो है सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया, इसमें ये कहा गया कि आपके पास धन है नहीं है कोई मामला नहीं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, कौन सा लिंग है आपका, साक्षरता आपकी क्या है, ठीक है, आपके पास कितना पैसा है, ये सब मायने नहीं रखता। आपको जो है 18 वर्ष की उम्र अगर प्राप्त कर लिए हैं तो आपको वोट देने का राइट होगा, ठीक है। बशर्ते आप जो है अपना आई कार्ड या वोटिंग आईडी कार्ड जो है बनवा लें, ठीक है, अपना जो है नामांकन करवा लें, ठीक है। ये पूरा बात है।
तो कि जो 18 वर्ष हमने देखा है, 18 वर्ष 21 संविधान संशोधन के माध्यम से 18 वर्ष किया गया था, पहले 21 वर्ष था। तो 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1989 का 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 21 वर्ष से आयु को कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये आर्टिकल जो संशोधन ये पूछता है कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था। तो 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन जो है उम्र का भी होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो वयस्क मताधिकार है, ये हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का ही एक लक्षण था। अगला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका या एकीकृत निष्पक्ष न्यायपालिका। एकीकृत मतलब है कि ऊपर से नीचे तक जुड़ी हुई है, उस तरह की न्यायपालिका। तो स्वतंत्र, एकीकृत एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र है, किसी का दबाव नहीं है, एकीकृत है मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सेंटर वाली, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके जो डिसीजन होते हैं उसका पालन ये करता है, ये करता है, और इसके जो डिसीजन होते हैं इसका पालन नीचे वाला करता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये एससी मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। तो नागरिक जो है मूल अधिकारों की रक्षा के साथ संविधान का भी संरक्षक है। तो कस्टोडियन है संविधान का कौन? तो हमारी जो न्यायपालिका है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान जो है एक जो है स्वतंत्र, एकीकृत और निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन जो है करने का प्रावधान करता है। इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट या जिला अधीनस्थ न्यायालय जो है आते हैं इसमें। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के साथ साथ भारतीय संविधान का संरक्षक भी है, कस्टोडियन भी है। इन सब चीजों को भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। अगला पेज क्या कह रहा है भाई? तो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि संसदीय संप्रभुता है, मतलब संसद पे न किसी बाहरी लोगों का हाथ है, किसी बाहरी देशों का या बाहरी किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा नियंत्रण नहीं है कि उनके नियंत्रण में आके हमारी संसद कार्य करेगी। न ही आंतरिक रूप से कोई उसको परेशान करता है। भारतीय संसद जो है फ्री है अपने किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, कोई भी स्वतंत्र तरीके से अपना कार्य करने के लिए। तो भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। क्यों अलग है भाई? तो न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर देता है। जो संविधान से विसंगत जो कानून होते हैं, जो न्याय जो है विधायिका बनाती है या संसद बनाती है, उसको जो है न्यायिक समीक्षा के माध्यम से असंवैधानिक कानून या अवैध घोषित कर सकती है। वहीं दूसरी ओर संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। तो देखिए जो संसद है वो संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, मगर जो न्यायपालिका है वो जो है उस संशोधन को नल एंड वॉइड कर सकती है, मतलब उसको खत्म कर सकती है। किस आधार पे खत्म कर सकती है? तो असंवैधानिकता के आधार पर। वो संशोधन जो है किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो, या किसी बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारे संविधान का आधारभूत मूल ढांचा जो है उसको बदल रहा है, उस बेस पर न्यायालय जो है उस जो है विधि को असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। ये बात है। ठीक है, तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में ऐसा होता है कि उसका जो राजा है वो जो है उनके ऊपर बैठा रहता है। ठीक है, वो भी जो है संसदीय प्रणाली में हस्तक्षेप करता रहता है, तो वहां पे संप्रभु नहीं है उनका, इसीलिए अलग है। और साथ ही वहां लिखित संविधान नहीं है ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है और भारत में लिखित संविधान है। तो कई मायनों में जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली जो है भारतीय संसदीय प्रणाली से अलग है। इसका जो है मेंस में इसका आंसर राइटिंग जो है कराया जाता है, मेंस में इसको पढ़ाया जाता है किस तरीके से भिन्न है। बस जो है इस तरह इतना जानिए कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। जब मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, ये पूरा बात है। अगला है संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन की भांति संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जो विधायिका एवं कार्यपालिका के समन्वय पर आधारित है। ठीक है, तो ब्रिटेन की भांति जो है ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली जो है अपनाई गई, और उसी से देख के हम लोगों ने भी संसदीय प्रणाली अपनाया। तो ब्रिटिश संविधान से हमने
एक जो है संसदीय प्रणाली भी ली है, ठीक है। जो है हमारे देश की जो संसदीय प्रणाली है, उसमें जो विधायिका है जो विधि बनाती है, एवं कार्यपालिका है जो उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है, उसको लागू कराती है, जो विधायिका कानून बनाती है, उसमें जो समन्वय देखा गया है, समन्वय पे आधारित है। मतलब इसका ये है कि जो विधायिका में जो लोग बैठते हैं वो लोग कार्यपालिका का भी हिस्सा हो सकते हैं, इस तरह की बात है, ठीक है। संसदीय लोकतंत्र में संसद की भूमिका अहम होती है और राष्ट्रपति राज्यपाल जो है, अब कह रहा है संसदीय लोकतंत्र जो होता है उसमें जो संसद है उसकी भूमिका जो है अहम होती है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान होते हैं। तो नाम मात्र के प्रधान होते हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं, वहीं पे जो पीएम होता है, प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो है कार्यपालिका के वास्तविक जो है प्रधान होते हैं, और इन्हीं के कहने पे सारा काम जो है होता है पीएम और सीएम के, ठीक है। पीएम का सेंट्रल में और सीएम का राज्यों में, ठीक है। तो ये जो है संविधान का हमारे विशेषता भी थी। अगला संविधान की विशेषता है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। तो एफआर का मतलब है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी का मतलब है भारत नीति निर्देशक सिद्धांत, और एफडी का मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो मूल अधिकार जो है भाग 3 में है, 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक भाग 3 में दिए गए हैं। वहीं पे जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में है और 36 से 51 तक दिया हुआ है। वहीं पे मूल कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है भाग 4 क में है, और इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया है। और मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अगला जो है हमारे संविधान की विशेषता है वो 3 स्तरीय शासन है, जिसको हम विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। तो 3 स्तरीय शासन जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में अपनाया गया है, जिसमें 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके माध्यम से जो है लोकल गवर्नमेंट की जो है स्थापना की गई थी, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें जिसमें जो है ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की बात होती है, नगर निगम की बात होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसमें राष्ट्र पे होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है राज्यों में है, और राज्यों में ही लोकल गवर्नेंस है, पंचायत जिसको कहते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे देश में शासन प्रणाली है। अगला जो विशेषता है आपात का उपबंध। आपात का उपबंध जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिसमें आपात उपबंध कब लागू होता है, जब देश की एकता, अखंडता, ठीक है, इस पे जो बात आ जाती है, उसकी संप्रभुता पे बात आती है, तब आपात की घोषणा की जाती है, और पूरा पावर जो है सेंटर के पास चला जाता है राज्यों से लेके, ताकि देश की एकता, अखंडता को बचाया जा सके, ठीक है। तो जो आपातकाल है वो भाग 18 में दिया गया है। संविधान के भाग 18 में आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आपात जो है 352 के तहत लगता है, राष्ट्रपति शासन जो है 356 के तहत लगता है, और वित्तीय आपात जो है 360 के तहत जो है लागू किया जाता है। तो ये जो है भारतीय संविधान की विशेषता में आपात का उपबंध भी दिया गया है, ठीक है। अगला है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य मतलब होता है राज्य का कोई धर्म, अपना धर्म नहीं है, ठीक है, और राज्य जो है सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा, किसी एक धर्म को ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का जो है इसको भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसको SC ST के लिए भी महत्व, देखिए पंथ निरपेक्ष राज्य जो है एक विशेषता है हमारे संविधान की। SC ST के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान जो है किए गए हैं, जिसमें SC जो आयोग है, जनजाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, 2 आयोग जो है बने हुए हैं, जो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरा जो है हमारे देश का जो संविधान है उसकी विशेषता थी। उसमें अगला पॉइंट है कि 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये विशेष नोट है, नोट के तौर पे विशेषता हमने देख लिया, यहाँ नोट इसको देख लीजिएगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान 26 जनवरी को लागू करने का जो है निर्णय लिया गया था,
और कब लिया गया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में लिया गया था, और वहीं पे पूर्ण स्वराज की घोषणा भी की गई थी। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया था। इसी वजह से 26 जनवरी 1947 को, सॉरी 26 जनवरी 1950 को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का जो दिन है इसीलिए चुना गया था, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहली बार 1929 में ये कहा था कि पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, और हम पहला जो है स्वतंत्रता जो दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। तो ये जो बात थी हमारे संविधान की विशेषता थी। अगला इसमें टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो प्रस्तावना क्या है, पहले समझते हैं कि प्रस्तावना क्या है। तो कहीं भी किसी बुक को जब आप खोलते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें देखते हैं आप सबसे पहले प्रस्तावना दी होती है, जिसमें उस पूरे बुक की समरी टाइप का दिया होता है कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या इसके अंदर हमने लिखा हुआ है, पूरे बुक के बारे में सब पता चलता है। उसी तरीके से जो हमारी प्रस्तावना है हमारे संविधान के बेसिक चीजों को बताती है, उसकी रूपरेखा को बताती है, उसकी एक कुंजी है जो यह डिफाइन करती है, ये चीजें बताती है कि क्या क्या भारतीय संविधान के अंदर लिखा गया है। तो जो भूमिका होती है उसी तरीके से इसको भी समझ सकते हैं प्रस्तावना को। ये जो है एक सारांश है इसका, तो हमारे संविधान का कि किस बेस पे जो संविधान जो है लिखा गया है, और उसके अंदर कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं, कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, कैसे कैसे अन्य प्रावधान जो है किए गए हैं, तो उसके बारे जो में है जो प्रस्तावना है वो बताती है। तो प्रस्तावना क्या है? तो भारतीय संविधान की भूमिका की बात ही है। तो भारतीय संविधान की भूमिका की बात ही प्रस्तावना है, जिसमें संविधान के उद्देश्य, आदर्शों, सरकार का स्वरूप आदि जो है संक्षेप में वर्णन किया गया है उसका, संक्षेप में वर्णन उसका है। तो विशेषज्ञों ने जो संविधान की प्रस्तावना है उसको क्या कहा है? तो कई जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ संविधान की इस जो प्रस्तावना उसके बारे में अपना कमेंट रखा है। तो पहला है N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है। तो N.A. पालकीवाला के बारे में यूपीपीसीएस और आईएएस दोनों में एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने कहा था कि संविधान का परिचय पत्र है, प्रस्तावना है संविधान का परिचय पत्र है, ये बात किसने बोली थी? तो N.A. पालकीवाला ने ये बात बोली थी कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था इन्होंने। दूसरा है अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं संविधान की कुंजी है, जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी है। वहीं पे पंडित ठाकुरदास भार्गव एवं H.N. सिरवी, H.N. सिरवी, सिखी नहीं है सिरवी है, H.N. सिरवी जो पूर्व सॉलिसिटर जनरल थे भारत के, तो पंडित ठाकुरदास भार्गव एवं H.N. सिरवी ने संविधान की आत्मा माना है, कहा है कि संविधान की आत्मा है। तो ये काफी बड़ी बात है, संविधान की आत्मा जो है पंडित ठाकुरदास भार्गव और H.N. सिरवी ने इसको बोला था। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने इसको क्या कहा था? तो दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था कि ये दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और K.M. मुंशी ने इसको कहा था कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल इसमें दिया गया है। इस संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य जिसको भारत कह सकते हैं, कि भारत का भविष्य फल क्या है, भविष्य में क्या वो अचीव करना चाहता है, उसके बारे में प्रस्तावना में सारी चीजें दी गई हैं। इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि भविष्य फल जो है क्या प्राप्त होने वाला है हमारे देश को, ठीक है, ये बात बोली गई प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना लगभग याद होना चाहिए। तो भारत का उद्देशिका जो है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग को भी हम लोग समझेंगे क्या है ये। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में समझेंगे हम लोग। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो न्याय 3 प्रकार के इसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने के लिए। इन सब में जो हम भारत के लोग जो हैं उनमें उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1945 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं या अपने पे लागू करते हैं। तो ये जो है इसको एक बार देखिएगा, जरूर इसको याद करने की कोशिश करिएगा। तो ये उद्देशिका जो है इस तरह से लिखी गई है, इसमें आपको पता चलेगा कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इतने तरह की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के बारे में बात की गई है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा के बारे में बात की गई है, राष्ट्र की एकता की, अखंडता की, इन बंधुता को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, और संविधान के जो प्रस्तावना इसमें ये सारी बातें जो है लिखी गई हैं। ठीक है, अगला बात है इसमें, अगला कह रहे हैं अगला इसमें संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए प्रस्ताव से हुआ है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आविर्भाव या उदय जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था हमारे संविधान सभा में, उसी से इसको लिया गया है। तो ये बात भी सही है। ठीक है, 1946 में इसको लिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें कि प्रस्तावना के बारे में अगली बात है कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो जो प्रस्तावना है इसका जो है अमेरिकी संविधान से इसको लिया गया है। इस बात को भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। प्रस्तावना की जो भाषा पूछता है कि प्रस्तावना की जो भाषा है उसको कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया से उसको लिया गया है। भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में समाजवादी, याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया है। ठीक है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है शामिल किया गया है। और प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 वाला ही। तो पूछता है कि जो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ठीक है, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इसके अलावा जो है संविधान की प्रस्तावना में सभी संशोधन नहीं किया गया है, बस एक बार ही किया गया है। कई बार घुमा के पूछने की कोशिश करेगा एग्जाम में, मगर इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि बस एक बार ही संशोधन किया गया है इसमें। ठीक है, पूछेगा कभी कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय है? हाँ भाई, संशोधनीय है, तभी तो पहला संशोधन हुआ है उसमें। ठीक, अगला है प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या है। जो हमने प्रस्तावना पढ़ी है उसी में लिखा था। तो संविधान का स्रोत है कि हम भारत के लोग अर्थात जनता जो है भारतीय संविधान का स्रोत है। तो हम भारत के लोग मतलब कि हम भारत के लोग जो है अभी अपने लिए संविधान लिख रहे हैं, हम ही स्रोत हैं उसके, हम ही उसकी शक्ति हैं। तो हम संविधान का स्रोत जो है हम भारत के लोग हैं अर्थात जनता है देश की। ठीक है, संविधान का स्वरूप कैसा होगा? संविधान का स्वरूप होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब संप्रभु राज्य होगा। संप्रभु मतलब कि कोई बाहरी शक्ति या कोई आंतरिक शक्ति हमारा डिसीजन को बदलेगी नहीं या उसको बदल नहीं पाएगी। ठीक है, हम जो है अपना डिसीजन लेने के लिए, अपने लिए डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई जो शक्ति हमको प्रभावित नहीं करेगी, वो आंतरिक और बाहरी दोनों। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी है, समाजवादी हमारे अंदर है। पंथ निरपेक्ष है, हमारा कोई धर्म नहीं है। लोकतांत्रिक है, मतलब कि जो लोग हैं वही जो है सर्वोपरि हैं, गणराज्य है, मतलब कि हमारे जो
सबसे उच्च पद पे आसीन व्यक्ति है, उसका इनडायरेक्ट रूप से चुनाव होता है, वो उसका पद जो है वंशानुगत नहीं है, उसके 5 वर्ष में और जब चाहे मतलब कुछ वर्षों में उसको हटाया जा सकता है, कुछ दिनों में हटाया जा सकता है। तो वंशानुक्रम जो है राष्ट्र का सर्वोच्च पद नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है, एक नॉर्मल व्यक्ति भी राष्ट्रपति पद पे या उस उच्च पद पे जा सकता है। तो गणराज्य का मतलब यही होता है, गणों का राज्य है। संविधान का उद्देश्य क्या है? तो प्रस्तावना में लिखा संविधान का उद्देश्य क्या है? तो न्याय, सबसे पहला न्याय देना है। किस तरह का न्याय भैया? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, उसके बाद क्या देना है? स्वतंत्रता देनी है। किस तरह की स्वतंत्रता की बात करता है? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये जो है 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता का बात जो है करता है। इसके बाद जो है समानता की बात, समता की बात करता है। समता किसमें? तो प्रतिष्ठा एवं अवसर में समता की बात जो है करता है। ठीक है, अगला है व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने की बात करता है कि एक व्यक्ति की गरिमा है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति जो है जब पैदा होता है तो एक सम्मान के साथ पैदा होता है, और कुछ जो है अपने वैल्यू के साथ पैदा होता है, कुछ जो है अपने सम्मान के या गरिमा के साथ वो पैदा होता है। तो व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, और राष्ट्र की एकता अखंडता जो है वो बनी रहे, और बंधुता जो है बनाए रखने का प्रयास जो है करना चाहिए। संविधान का उद्देश्य यही है कि बंधुता को बनाए रखें, राष्ट्र की एकता अखंडता को जोड़ के रखें। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा का भी काफी ख्याल रखें हम। ठीक, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दें या समानता दें, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता स्वतंत्रता दें। उसके अलावा जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हम दें लोगों को। तो यही जो है संविधान का बेसिक उद्देश्य यही है। पूरा जो आर्टिकल है इन्हीं चीजों पे लिखा गया है। ठीक है, जितने सारे आर्टिकल हैं सारे चीजों में यही शब्द जो है लिखा गया है। तो प्रस्तावना में जो उल्लेखित शब्द है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं कि प्रस्तावना में जो उल्लेखित शब्द है उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहला पद था कि हम भारत के लोग। इसका क्या मतलब हुआ? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का मतलब है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जो करते हैं, जो हमने प्रस्तावना के नीचे जो दिखा था कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, अर्थात भारत के लोग जो हैं, लोग द्वारा बनाया गया संविधान, भारत के लोगों द्वारा ही बनाया गया संविधान, ठीक है, स्वीकार किया तथा स्वयं को अर्पित किया है। स्वयं को अर्पित किया है या स्वयं पे लागू किया है। किसको? तो भारतीय संविधान को। और सर्वोच्च शक्ति जो है जनता में निहित है। तो सर्वोच्च शक्ति जो है जनता में निहित है। जब चाहे जनता जो है, जनता इस संविधान को बनाई है तो सबसे बड़ा कौन होगा? जनता ही होगी। ठीक, तो ये जो है पूरा बात है हम भारत के लोग का क्या मतलब है, ये यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एक बार आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसके अलावा भी है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अगला जो बात है इसमें जो प्रस्तावना में लिखा गया था वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब संप्रभु। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है संप्रभु। तो संप्रभु क्या होता है? तो इसका मतलब है भारत अपना आंतरिक एवं बाह्य निर्णय बिना दबाव स्वतंत्र रूप से लेने में सक्षम है। तो इसका मतलब है कि भारत जो है अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय किसी के दबाव में आए बिना स्वतंत्र रूप से लेने के लिए निर्णय मतलब सक्षम है। यही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, या संप्रभु राज्य की यही विशेषता होती है। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है भैया? तो इसको हम डायग्राम समझते हैं। तो आंतरिक, आंतरिक मतलब क्या? तो राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक और धार्मिक। तो आंतरिक मामले क्या है? राजनीतिक, राजनीतिक डिसीजन, सामाजिक डिसीजन, आर्थिक डिसीजन और धार्मिक डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। उसी तरीके से बाह्य में विदेश मामले में जैसे मित्र राष्ट्र के साथ कैसा संबंध बनाना है, शत्रु के साथ किस तरीके से रहना है, और संधि किसके साथ करनी है, इसके लिए जो है स्वतंत्र हूं मैं। तब जो है आप जो है एक संप्रभु राज्य की श्रेणी में आते हैं। अगला है समाजवादी। समाजवादी क्या मतलब है? तो समाजवादी या सोशलिस्ट, हमारा जो संविधान है सोशलिस्ट भी है। सोशलिस्ट भी हमारा संविधान जो है सोशलिस्ट भी है। ठीक है, सोशलिस्ट में क्या है? तो एक सोशलिस्ट क्या है? तो समाजवादी एक विचारधारा है। ठीक है, एक विचारधारा है जो क्या चाहती है कि जो संसाधन है और संपत्ति है उस पर सबका अधिकार हो। ठीक है,
समझ रहे हैं बात को? ठीक। तो इसमें जो है, इसमें समता के प्रत्येक आयाम जो है आते हैं। तो समाजवादी क्या है? समाजवाद जो है एक विचारधारा है। ठीक है। विचारधारा क्या कहती है? ये कहती है कि लोगों का उस देश की या उस राज्य की संपदा पे, धन दौलत पे, संसाधनों पे, हवा पानी, लाइट, मिनरल्स, जो संसाधन है, कोयला, जितने भी संसाधन है, उस पे जो है सबका अधिकार है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, पूरी वहां की जनता का अधिकार है। ये समाजवादी कहते हैं। तो समाजवादी कहते हैं इसके जो है समता के प्रत्येक आयाम आते हैं। समता के आयाम क्या होते हैं? तो समता के आयाम है कि राजनीतिक समता, आर्थिक समता और सामाजिक समता हो। ठीक है। समाज में सब समान हो, राजनीति में सब समान हो और आर्थिक रूप से सभी समान हो, तो ये जो है समता में आता है। तो इसमें जो है समाजवाद में, इसमें समता के प्रत्येक आयाम जो तीनों हमने बताया है वो सब आते हैं, चाहे वह संपत्ति हो, सब संपत्ति या संसाधन की समानता हो। तो कोई भी हो, संपत्ति हो, संसाधन हो या फिर राजनीतिक हो, हर तरह की समता जो है होनी चाहिए, समाजवादी ये कहते हैं। तो ये जो है हमारे समाजवाद जो है, भारतीय समाजवाद, वो समाजवाद जो कट्टर समाजवाद है, जो कम्युनिस्ट जिसको कहते हैं, कम्युनलिज्म जिसको कहते हैं, उससे काफी अलग है। तो अन्य देशों के समाजवाद से हमारा समाजवाद जो है अलग है, क्योंकि हमारे देश में, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है, जिसमें कल्याणकारी राज्य की जो कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता जिस जहाँ पे बनी रहती है, उस तरह की बात जो है लोकतांत्रिक समाजवाद में करते हैं। ठीक है। तो समाजवाद का मतलब है कि संपत्ति हो या संसाधन हो तो सबके लिए समान रूप से वितरित हो और सबका जो है समान रूप से अधिकार हो उस पर। भारतीय भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है। तो भारतीय जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है। ठीक है। कैसे निकट है भाई? तो लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा और पब्लिक सेक्टर भी रहेगा, मगर पब्लिक सेक्टर जो है मतलब निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों रहेंगे, मगर जो सरकारी क्षेत्र है उसका प्रभुत्व जो है ज्यादा रहेगा निजी क्षेत्रों के मामले में। तो भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है। लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है, जिसमें आपका प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर इसमें आते हैं, के गुण जो है सम्मिलित किए गए हैं। तो जो जो पब्लिक है वो कल्याणकारी राज्य की को प्रतिनिधित्व करता है, जो प्राइवेट है वो पूंजीवाद की तरफ खींच के ले जाता है। ठीक है, खींच ले जाता है। तो उसी का मिश्रण है, समन्वय है हमारे देश का जो समाजवाद है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण जो है सम्मिलित है इसमें। भारतीय समाजवाद में और क्या लिया गया है? तो भारतीय समाजवाद में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, जिसमें पब्लिक सेक्टर को आगे रखा गया है। तो सह अस्तित्व जो है भारत में पब्लिक मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों का है, और जो पब्लिक सेक्टर है या सरकारी क्षेत्र है उसको आगे रखा गया है और कल्याणकारी राज्य बनाने की जो है बात की गई है। राज्य को कल्याणकारी बनाएंगे, सोशल स्कीम चलाई जाएगी। ठीक है। SC ST, महिला, बूढ़े बच्चों को आर्थिक सहायता देने को दिया जाएगा, वेलफेयर स्कीम चलाने को चलाया जाएगा। तो कल्याणकारी राज्य की एक परिभाषा होती है, जो भारतीय समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद का एक जो है प्रमुख जो है उद्देश्य होता है। ठीक है। तो भारतीय समाजवाद क्या है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है, जिसमें पब्लिक सेक्टर या जो है सार्वजनिक क्षेत्र का को आगे रखा गया है, उसकी प्रायोरिटी दी गई है। आगे है कि आप और जीवन स्तर की असमानता को कम करना। आपने आय आय और जीवन स्तर की असमानता को कम करना एक भारतीय समाजवाद का लक्षण है। जो आय है और जीवन स्तर, तो आय और जीवन स्तर में समानता को लाने का प्रयास किया जाएगा, असमानता को दूर करने की बात जो है की जाएगी। ठीक है। तो आय और जीवन स्तर की असमानता के लिए काफी काम किया जाएगा। संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को कम करने का प्रयास किया जाएगा, और यह प्रयास जो है पहला संविधान संशोधन अधिनियम में दिखता है, जिसमें भूमि सुधार किया गया था। ठीक। जिसके पास संपत्ति ज्यादा थी उसकी संपत्ति छीन के लोगों में बांटी गई थी, तो पहला संविधान संशोधन हुआ।
और संविधान संशोधन के माध्यम से ही जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार से निकाल के एक विधिक अधिकार के रूप में बदल दिया गया। तो संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को कम करने का प्रयास किया गया, जो भारतीय समाजवाद की एक विशेष विशेषता है। उसका उदाहरण भी हमने बता दिया आपको। कौन सा उदाहरण था उसका? उसका उदाहरण था भूमि सुधार, प्रथम या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वो, और जो है हमारे आर्थिक स्वतंत्रता जो कि मौलिक अधिकार था पहले, उसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला पॉइंट है कि वंचित वर्गों के कल्याण पर ध्यान देना। तो वंचित वर्ग जैसे SC ST OBC PBTGs, जो जनजाति क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए देखेंगे सोशल स्कीम, सोशल वेलफेयर स्कीम, फ्री में जो है खाना पीना, फ्री में इंजेक्शन, फ्री में चीजें, टीकाकरण जो है करा जाता है। सब कल्याणकारी राज्य की देन है। तो वंचित वर्गों के कल्याण पर जो है ध्यान देना भारतीय समाजवाद का लक्ष्य है। अगला है पंथ निरपेक्ष या सेकुलर। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, या धर्म निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य जो है वो धर्म से बिल्कुल अलग है। तो पश्चिमी देशों में हमने देखा था, वहां का जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है या पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य अलग होगा और धर्म अलग होगा। राज्य जो है कभी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म कभी राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। तो पश्चिमी देशों में ऐसे जो है पूरा सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर है इसमें। धर्म का अलग क्षेत्र है और राज्य का अलग क्षेत्र है। धर्म हस्तक्षेप नहीं करेगा राज्य में और न ही राज्य हस्तक्षेप करेगा धर्म में। तो भारत में पंथ निरपेक्ष अपनाया गया है, मगर जो है इसमें समन्वय बनाया गया है, पूरी तरीके से सेपरेशन नहीं है। राज्य जो है, राज्य का कोई धर्म नहीं है भारत में। भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत का कोई धर्म नहीं है, वो किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है ना, उसका कोई एक विशेष धर्म होगा, बशर्ते ये है कि मगर वो भी पूरी तरीके से अलग नहीं है। अलग क्यों नहीं है कि किसी भी धर्म में अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है, कोई ऐसा जो है प्रैक्टिस है, ऐसी परंपरा है जिसमें किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी की व्यक्ति की गरिमा जो है उसका हनन हो रहा है, देश की एकता अखंडता की उसमें बात आ जा रही है। ठीक है। तो उन सब मामलों में राज्य जो है हस्तक्षेप करेगा और उस जो तत्व है उस धर्म का, उसको जो है सप्रेस करने का, दबाने का या उसको हटाने का प्रयास जो है करेगा। ठीक है। वो प्रावधान उसको हटाने की कोशिश करेगा उस धर्म से। किसी विशेष धर्म के कुछ महिलाएं जो है बहुत शोषित हैं और मुख्य धारा में जुड़ने से उनको काफी वंचित किया गया है, तो उनको भी जो है राज्य हस्तक्षेप करके उनको जो है न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। जैसे जो था 3 तलाक वाला मामला था, मुस्लिम जो समुदाय था या इस्लाम धर्म में 3 तलाक जो है, 3 बार तलाक 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 करने पे तलाक हो जाता था, उसमें जो है काफी जो है बदलाव आया। भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदला और भारतीय संसद ने उसको लागू करवाया। तो वो बात है। हिंदू में देखे तो सती प्रथा थी, फिर देवदासी प्रथा थी, दास प्रथा थी, इसको धीरे धीरे खत्म किया गया। तो ये सब जो बातें हैं ये धर्म में घुस के हस्तक्षेप करने की बात होती है। तो हमारा जो राज्य है वो धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है मगर किसी एक धर्म को मानेगा नहीं। ठीक है। न कि राज्य का कोई धर्म होगा। ठीक है। तो असली पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि सेपरेशन ऑफ पावर, धर्म अलग है, राज्य अलग है। मगर भारतीयों ने समन्वय थोड़ा बनाया है, क्योंकि भारत का समाज उस तरीके से है, विविधता वाला समाज है। तो कई धर्म है, तो कुछ कुरीतियां धर्म में नहीं जो है रहेंगी, तो उसको कौन दूर करेगा? तो राज्य हस्तक्षेप करना पड़ेगा उस कुरीति को दूर करने के लिए। ठीक है। ये है। तो धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है? धर्म और राजनीति के अलगाव से है। इसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, न ही धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होगा उस राज्य में। ठीक है। किसी भी धर्म ग्रंथ के आगे संविधान की सर्वोच्चता होगी। तो कोई भी धर्म ग्रंथ है उसके आगे संविधान की सर्वोच्चता होगी, ये सेकुलरिज्म कहता है। भारतीय संविधान में भले ही यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया था, तो ये भले ही उस समय जोड़ा गया हो, उससे पहले ही भारतीय समाज में अपनी बहुत सांस्कृतिक विरासत संजोए हुए था। उससे पहले जो है हम हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ जो है, बुद्ध और जैन सब लोग मिल के एक दूसरे से हम लोग समन्वय के साथ रहते थे जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक। ठीक है। तो हम लोग बहुत रहे हैं, अभी भी रह ही रहे हैं, तब तक नहीं। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, उसको कोई हिला नहीं पाया है। ठीक है। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, अंग्रेज आए तो थोड़ा झगड़ा लड़ाए, फूट डालो और राज करो की नीति का उन्होंने पालन किया अपने जो है विशेष लाभ के लिए।
तो वो चीजें आप देख सकते हैं, मगर जो है अभी भी हमारे देश में समन्वय बना हुआ है। इसीलिए गंगा यमुना तहजीब भी बोला जाता है कई सी जगह, कई क्षेत्रों को जहाँ हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। ठीक है, तो जो है ये पंथ निरपेक्ष के बारे में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1942 द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसका मतलब है कि धर्म और राज्य जो है अलग अलग है, कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मगर भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत में कई धर्म हैं और धर्मों में कई ज्यादा कुरीतियां हैं, तो उन कुरीतियों को दूर करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है, ताकि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन न हो, राष्ट्र की एकता अखंडता में कोई बाधा ना आ जाए। ठीक है, इन सबको देखने के लिए राज्य जो है हस्तक्षेप करता है। ठीक, तो ये पूरा बात है। अगला है, भारतीय पंथ निरपेक्ष पश्चिमी देशों से भिन्न है, क्योंकि भारत में राज्य धर्म से पूर्णतः अलग नहीं रखता। ठीक है, भारत में राज्य धर्म से पूर्णतः अलगाव नहीं रखता, हस्तक्षेप करता है जब किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है या कहीं भी राष्ट्र की एकता और अखंडता पे खतरा मंडराता है किसी धर्म से या किसी धर्म के किसी भी प्रैक्टिस से, तब उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो ये हमारा भारतीय पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष था। अगला है लोकतंत्र, तो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इसमें जो है इसका अभिप्राय है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। तो डेमोक्रेसी में इसका अभिप्राय यह है कि सर्वोच्च जो शक्ति है वो जनता में निहित है, मतलब कि सरकार जो है जनता के लिए है। ठीक है, जनता ही सर्वोच्च है लोकतंत्र में, क्योंकि वो सरकार को बदलने में उसको पावर रखती है। तो यह एक प्रक्रियात्मक प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं लोकतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्र के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। तो लोकतंत्र का मतलब यही है कि जनता की सरकार या जनता ही सर्वोच्च है उसमें, उसको लोकतंत्र कहते हैं। लोगों का तंत्र जहाँ पे हो तो लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अगर हम देखेंगे तो इसमें इसके जो टूल हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो टूल हैं वो एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है। तो क्या टूल है भाई? तो परिप्रेक्षा पहल, जो इनिशिएटिव होता है वो एक तरह की पहल होती है। इसमें परिप्रेक्षा पहल उसको कहते हैं, जिसको इनिशिएटिव भी कहते हैं। इसमें जो है इनिशिएट किया जाता है किसी भी चीज को, किसी को चुनने का। ठीक है, प्रत्यावर्तन, राइट टू रिकॉल, जिस प्रत्याशी को हमने चुना है मुझे अधिकार, अगर वो जो है हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, खुद को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, भ्रष्ट है या कुछ उस तरह का आदमी है भ्रष्टाचारी है, ठीक है, तो उसको राइट टू रिकॉल का ऑप्शन होता है इसमें। अब डायरेक्ट लोकतंत्र में राइट टू रिकॉल मतलब जनता उसको चुन को जिसको भेजी है, इनिशिएट करके जिसको भेजी है, उसको फिर वापस बुला सकती है कि आप वापस आओ, तो राइट टू रिकॉल होता है वो। फिर होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का क्या मतलब है? तो कोई डिसीजन अगर लेना है देश के लिए और देश के हित में कोई या देश के अहित में कोई डिसीजन है इस तरह से लिया जा रहा है। ठीक है, जैसे किसी देश को अगर मान लीजिए ब्रिटेन से अलग होना है, मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम से किसी देश को अलग होना है, तो वहां पे जो है जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह में लोग जो एक जगह इकट्ठा होते हैं, जिसको प्लेबीसाइट कहते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं और किसी मुद्दे पे वोट देते हैं। ठीक है, वोट देते हैं, जिस मुद्दे पे वोट देते हैं अगर पॉजिटिव में उसका वोट आ जाता है ढेर सारा, तो जो है उस मुद्दे को पास कर दिया जाता है और नहीं तो फेल कर दिया जाता है। तो जनमत संग्रह क्या होता है? प्लेबीसाइट यही होता है कि जनता से पूछ के कोई जो है फैसला लेना, कोई चीज करना, प्लेबीसाइट कहते हैं उसको। इसका उदाहरण जो है स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में जो है डायरेक्ट लोकतंत्र है। ठीक है, अगला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसमें जो है जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वे शासन चलाते हैं। तो जनता अपने प्रतिनिधि को कहाँ चुनती है? भारत देश में चुनती है, अमेरिका में देखेंगे चुनती है। तो भारत में जो है जिस तरह का लोकतंत्र है उसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और इंडिया, यूएसए, यूके में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, इनडायरेक्ट है, क्या है कि यहाँ पे जो है जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, एमपी एमएलए को चुनती है, और एमपी एमएलए जो है देश की सरकार चलाते हैं और जनता पे शासन करते हैं। तो एग्जाम्पल है इंडिया, यूएसए और यूके। अगला इसमें कि भारतीय जो संविधान में संसदीय लोकतंत्र है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति जो है जवाबदेह है। ठीक है, तो संसदीय लोकतंत्र में का मतलब ये होता है कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, तो भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है।
अगला है प्रस्तावना का लोकतंत्र। तो प्रस्तावना का लोकतंत्र क्या है भाई? प्रस्तावना का लोकतंत्र में क्या शामिल है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र है, जहाँ शामिल है कि समाज में भी कोई अगर फैसला लिया जा रहा है तो लोकतांत्रिक तरीके से लिया जा रहा हो। छोटा व्यक्ति हो, शोषित वर्ग है, या अपर कास्ट के लोग हैं, वो सभी लोग मिल के जो है कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसको सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। आर्थिक लोकतंत्र मतलब धन कमाने की सबको छूट हो, ठीक है, सभी को समान अधिकार मिले धन कमाने में। राजनीति में जाने के लिए सभी को समान मौका मिले, तो सामाजिक लोकतंत्र कहलाएगा वो, ठीक है। जनता शासन में सीधे भागीदार होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और जनता इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, अपनी एमपी एमएलए द्वारा अपने आप को शासित करवाती है, तो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है। प्रस्तावना में लोकतंत्र तीन प्रकार का है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र। और ये जो कोई भी देश तभी विकास करता है जब तीनों लोकतंत्र जो है मिले, ठीक है, तीनों न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तभी कोई व्यक्ति का जो है विकास होता है या किसी देश का विकास होता है। तो इतना याद रखना है। अगला है गणराज्य या रिपब्लिक जिसको कहते हैं। तो गणराज्य या रिपब्लिक को हम कई बार बता चुके हैं कि इसमें जो होता है, जो सर्वोच्च पद होता है देश का, उसका जो चुनाव होता है, सर्वोच्च पद का चुनाव जो होता है जनता द्वारा इनडायरेक्ट रूप से होता है, परोक्ष रूप से होता है, और वो वंशानुगत नहीं होता है। और देश का कोई भी नागरिक, छोटा हो या बड़ा हो, कम पैसे वाला हो, अमीर हो, वो जो है देश के सर्वोच्च पद पे जाने के लिए अधिकारी होता है, या वो जा सकता है, वो बन सकता है। उसी को लोकतंत्र, लोकतंत्र नहीं, गणराज्य कहते हैं। तो राज्य का प्रमुख जो है परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। गणराज्य में राज्य का सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं होता, ठीक है। और गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य के बजाय देश की जनता में होती है। तो गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता जो होती है वो राज्य में नहीं होती, वो देश की जनता में होती है। इस बात को हमें याद रखेंगे जो गणराज्य के बारे में, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। अगला है न्याय। तो भारत जो हमारे प्रस्तावना में न्याय शब्द जोड़ रखा गया है, तो न्याय कितने प्रकार का न्याय है? तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तीन प्रकार के न्याय न्याय की बात की गई। तीन प्रकार का जस्टिस लिया गया है, जिसमें भेदभाव से मुक्ति प्रदान करना इसका लक्ष्य है, और सभी के साथ समान व्यवहार करना भी इसका न्याय का लक्ष्य है। रशियन रेवोल्यूशन 1917 से प्रेरित है क्या? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। ये रशियन रिवोल्यूशन या रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, उससे प्रभावित है। जस्टिस तीन टाइप का जस्टिस है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। ये तीन बातें जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय रशियन रिवोल्यूशन 1917 से प्रेरित है, ठीक है। न्याय का मतलब है कि भेदभाव से मुक्ति प्रदान करना और सभी के साथ समान व्यवहार करना न्याय का मेन उद्देश्य होता है। अगला है स्वतंत्रता, लिबर्टी। लिबर्टी क्या है भाई? तो किसी मानव के सर्वांगीण विकास या संपूर्ण विकास के लिए, ठीक है, अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, अवसर उपलब्ध कराना, ऐसा माहौल बनाना, वो लिबर्टी कहलाती है, जो कि प्रतिबंधों का निषेध करती हो। बिना प्रतिबंध के किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है, उस तरह का परिवेश बनाना, ठीक है, उसको अवसर देना। अवसर उपलब्ध सरकार कराएगी या समाज कराएगा। तो मानव के संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना, प्रतिबंधों का निषेध करना ही लिबर्टी कहलाती है, स्वतंत्रता कहलाती है। तो यूपीएससी में पूछा था कि स्वतंत्रता क्या है, लिबर्टी क्या है? तो लिबर्टी है किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास करने की छूट देना, या विकास करने की अवसर उपलब्ध कराना, और उसमें जो है प्रतिबंधों का निषेध होता है, ठीक है, कोई प्रतिबंध उस पर नहीं लगा होता है, तो वो होता है स्वतंत्रता। तो भारत में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो विचार की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं किसी चीजों में, धर्म अपना सकते हैं कोई भी, और उपासना कर सकते हैं कहीं भी, आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं। ये आपका लिबर्टी है, ठीक है, लिबर्टी यही है। इसमें मूल अधिकारों को रखा गया है। तो इन सारे विचार के अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना को देखेंगे मूल अधिकार में शामिल किया गया है। तो भारत में जो स्वतंत्रता है उसके मूल अधिकारों में उसको रखा गया, फंडामेंटल राइट में रखा गया है। और इसको लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जो है हस्तक्षेप करता है, और सुप्रीम कोर्ट इसको लागू करवाता है, स्वतंत्रता को, ठीक है। अगला है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी कितने प्रकार की होती है?
तो इक्वालिटी को पहले समझते हैं। इक्वालिटी जो है सामाजिक तौर से इक्वालिटी हो सकती है, राजनीतिक इक्वालिटी होती है, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। तो ये समानता क्या है? तो इक्वालिटी जो है प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, इसका उल्लेख है। तो समाज में बिना किसी भेदभाव सबको समान अवसर उपलब्ध कराना ही समानता कहलाता है। ठीक है, तो समाज में बिना किसी भेदभाव सबको समान अवसर उपलब्ध कराना ही समानता कहलाता है। ठीक है, और समानता तीन तीन तरह से दी जाती है। ये तीन जब तक नहीं है तब तक जो है समानता नहीं है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों रूप से अगर कोई समान है तभी समानता है। ठीक है, अगर सामाजिक रूप से आप समान है मगर आपको बस आर्थिक नहीं है ना राजनीतिक है, राजनीतिक लक्ष्य है कोई आपका, तो आप समान नहीं है। ठीक है, तो समानता के लिए तीनों की जरूरत है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। ठीक, अगला है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। इसमें देश का प्रत्येक नागरिक विधिक रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म आदि के भेदभाव से दूर संविधान के समक्ष समान होगा। ये इसमें कहा गया है कि जो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, इसमें कहा गया है इसमें देश का जो प्रत्येक नागरिक है वो विधिक रूप से लिंग हो, जाति हो, धर्म हो, ठीक है, आदि के भेदभाव से दूर है और संविधान के सामने जो है सभी लोग एक जैसे हैं, ठीक, समान हैं। इसके लिए समानता का अधिकार 14, 15, 16, 17, 18 आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, समानता का अधिकार दिया गया है। अगला है बंधुता, फ्रेटर्निटी। ठीक है, बंधुता क्या है? फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी बंधुता सभी नागरिकों के बीच एक होने की भाव को जागृत एक होने के भाव को जागृत करना या भाईचारे को बढ़ावा देना ही बंधुता कहलाती है। तो इस तरह के जो है हम प्रैक्टिस करें, इस तरह की चीजों को अपनाएं कि नागरिकों के बीच जो है एक होने का भाव आभास हो। ठीक है, एक होने का भाव आभास हो, ऐसी भावना जागृत हो कि हम सभी एक हैं, तो उसको बंधुता कहते हैं या भाईचारा कहते हैं उसको। जैसे एकल नागरिकता, जो एकल नागरिकता दी गई है, भारत के लिए सिर्फ एक नागरिकता है, तो कहीं भी आप जाएंगे कोई भी मिलेगा आपको तो लगेगा कि भाईचारा है हम लोगों में। तो कभी दो विदेश में दो लोग मिलते हैं तो कितना अच्छे से बातचीत करते हैं, जैसे लगता है कि इनसे घनिष्ठ कोई है ही नहीं। ठीक है, तो एकल नागरिकता जो है एक जगह बांधती है, एक चीज में बांधती है, एक डोर से सबको बांधती है, और एक भाईचारे का जो है उदाहरण प्रस्तुत करती है एकल नागरिकता। और उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है कि बंधुता को बनाए रखें। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी में मौलिक कर्तव्य में बताया गया है कि फंडामेंटल ड्यूटी के द्वारा बताया गया है कि बंधुता को बनाए रखें और उसको बनाने का जो है प्रयास करें। ठीक है, तो एकल नागरिकता और फंडामेंटल ड्यूटी में इसके कुछ जो है पॉइंट दिखते हैं बंधुता के। व्यक्ति की गरिमा क्या होती है? तो हर व्यक्ति की व्यक्तिगत पवित्रता होती है। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत पवित्रता होती है, उसको आप अपमान करके, उसकी बेइज्जती करके उसको अपवित्र न करें, तो वो व्यक्ति की गरिमा होती है। सबको जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो है संविधान हमारा देता है। ठीक है, किसी के साथ जो है नीचताई ना हो, कोई आदमी उसको नीचा ना दिखाने की कोशिश करे। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए कि उसे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, क्योंकि हर व्यक्ति को जन्म से ही एक विशेष सम्मान और मूल्य प्राप्त होता है। तो ऐसे जो है व्यक्ति की गरिमा जो यही होती है कि व्यक्तिगत पवित्रता होती है, उस पवित्रता को छेड़ा ना जाए, अपवित्र न किया जाए, वही व्यक्ति की गरिमा है। और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सबको है, गरिमापूर्ण मरने का भी अधिकार जो है सबको है। ठीक है, अगला है राष्ट्र की एकता अखंडता। तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1776 द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। और बहुलवादी संस्कृति के साथ भारत की एकता अखंडता बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मगर जो है हम फंडामेंटल ड्यूटी में देखेंगे, एफडी में देखेंगे, तो इसको बनाए रखने की बात की गई है कि राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखें। इस तरह का जो है गुजारिश जो है की गई है। हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में बताया गया, आपका कर्तव्य बताया गया कि आपका कर्तव्य क्या है कि अपने देश की एकता को, राष्ट्र की एकता को, अखंडता को आपको बनाए रखना है, ये बात कही गई है। ठीक है, अतः जो है इसमें देख सकते हैं कि अतः प्रस्तावना का महत्व जो है, जब कोई प्रस्तावना का महत्व क्या है, अगर महत्व कोई पूछे कि
एक महत्व बताइए जो प्रस्तावना का महत्व हो। तो प्रस्तावना का महत्व उस समय समझ में आता है जब जो सुप्रीम कोर्ट है, कोई उसको संविधान का जो आर्टिकल है अनुच्छेद अस्पष्ट हो जाता है और ठीक ठीक अर्थ जानने में कठिनाई होती है, तो स्पष्टीकरण के लिए वह जो है हमारे प्रस्तावना की भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है उसमें, तो वहां पे इसका महत्व है। ठीक है, महत्व कई जगह पे है मगर मुख्य महत्व यही है। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता, बंधुता और समानता। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से 1789 से लेकर 1789 से लेके 1799 तक चली थी। 1789 से लेकर 1799 तक चली थी, से लिया गया है। स्वतंत्रता, बंधुता और समानता की जो बात है उसी से लिया गया है। ठीक है, अगला है प्रस्तावना में संशोधन। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है इससे। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस बात पर डिबेट चलता रहता है। तो सबसे पहले कहा गया कि असंशोधनीय है, संशोधन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में बोला था बेरूबारी संघ केस में। तो बेरूबारी एक केस हुआ था, एक मुकदमा चला था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो है 1960 में, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप जो है प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है ही नहीं, इसलिए आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। बेरूबारी केस में बोला था। उसके बाद अगला केस आया था केशवानंद भारती के वर्सेस केरल राज्य केस 1973। तो इसमें जो है जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था और कहा गया था कि आप संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना की आप संविधान में ही कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मूल संरचना जो संविधान का, चेंज नहीं होना चाहिए। आप जो है कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, ये जो है बोली गई थी। तो दो केस याद रखिएगा, मुख्यतः दो केस याद रखिएगा। और अगर केस है तो पूरे केस को डिटेल में हम एक वीडियो में पूरा सॉल्व कराएंगे। जो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं तो उसमें और जो है शामिल हो जाएंगे, मगर मुख्यतः प्रस्तावना से जुड़े जो है दो यही हैं। एक जो है बेरूबारी केस है, एक केशवानंद भारती केस है। ठीक है, तो केशवानंद भारती में आर्टिकल 368 के तहत जो है संसद को पावर मिली है कि वो कहीं भी संशोधन कर सकता है। ठीक है, मगर मूल ढांचा जो संविधान का वो ना बदले। और बेरी बारू में तो 1960 में बोला था कि संविधान का भाग है ही नहीं प्रस्तावना, तो उसमें संशोधन नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये पूरी बात जो है बोली गई थी। तो आज हमने देखा भारतीय संविधान की विशेषता और प्रस्तावना को देखा, कितनी बार संशोधन हुआ है। एक बार याद रखिए, एक बार ही संशोधन हुआ है। ठीक है, तो डिटेल में हमको इसको देख लिया है, सारे शब्दों को भी समझ लिया है। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।